नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट पिंच, जहां बातें शोर में नहीं, तथ्यों में की जाती हैं। दिल्ली में अगर आप आज गहरी सांस लेते हैं, तो वो सिर्फ हवा नहीं, धीरे-धीरे जहर आपके फेफड़ों में जा रहा है। हर साल सरकारें बदलती हैं, मीटिंग्स होती हैं, बयान दिए जाते हैं, लेकिन सवाल फिर भी वही है कि दिल्ली की हवा साफ क्यों नहीं होती? क्यों सरकारें लगातार विफल होती जा रही हैं? दिल्ली की हवा कितनी खतरनाक है, इसको एक आंकड़े के जरिए अपन समझेंगे। सरकारी रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रही है हमेशा से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के अनुसार सेफ पीएम 2.5 लिमिट है 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में, लेकिन दिल्ली में सर्दियों के दौरान पीएम 2.5 का स्तर 150 से 300 तक पहुंच जाता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी 30 से 60 गुना ज्यादा, तय मानकों से 60 गुना ज्यादा। आप समझ सकते हैं ये कितना भयावह होगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे फेफड़ों पर लिखी जा रही कहानी है। फेफड़ों को दर दर धीरे धीरे छलनी करने वाली एक कहानी है। भारतीय सरकारी डेटा क्या कहता है इसके बारे में, इस पर भी एक बार गौर डालिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के डेटा के अनुसार दिल्ली में 70% से ज्यादा दिन एयर क्वालिटी पुअर, वेरी पुअर या सेवरेज रहती है। एम्स और आईसीएमआर की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण हृदय रोग, अस्थमा, स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर का बड़ा कारण बन चुका है। और एक और गंभीर बात कि लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल के अनुसार भारत में प्रदूषण से होने वाली समय से पहले मौतों में दिल्ली की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा है। पीएम 2.5 आखिर इतना खतरनाक क्यों है, ये भी अपन को समझना चाहिए। पीएम 2.5 कोई आम धूल नहीं है। ये इतने छोटे कण होते हैं कि नाक इन्हें रोक नहीं पाती। आप चाहे मास्क लगाइए, चाहे कुछ और कीजिए, लेकिन नाक इन्हें नहीं रोक पाती, फेफड़े इन्हें बाहर नहीं निकाल पाते और ये सीधे खून में घुस जाते हैं। यानी अपना जो ब्लड होता है उसके साथ ये लगातार घुलनशील रहते हैं और धीरे धीरे बीमारियां पैदा करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली में आज बच्चों की लंग कैपेसिटी कम हो रही है, बुजुर्ग जल्दी थक रहे हैं और सामान्य लोग भी बिना बीमार हुए बीमार पड़ रहे हैं या बीमार जैसे लग रहे हैं, जिनको कोई बीमार नहीं है। मतलब कुछ दिनों पहले उन्हीं लोगों को अगर देखा जाए तो वो स्वस्थ थे, अच्छे थे, लेकिन जैसे ही एक्यूआई बढ़ा और जैसे ही पीएम 2.5 का लेवल बढ़ा, तो वो एक बीमार से नजर आने लगे। मतलब खांसते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार उनको एलर्जी हो रही है, हृदय रोग हो रहे हैं, स्ट्रोक आ रहे हैं, अस्थमा पैदा हो रहा है। असली कारण अगर अपन इसका जानेंगे तो सिर्फ गाड़ियां नहीं है। अगर जब भी प्रदूषण की दिल्ली में बात आती है तो लोग सबसे ज्यादा कारण और सबसे ज्यादा इसकी वजह बताते हैं गाड़ियों को, लेकिन सिर्फ गाड़ियां नहीं है। ये तो एक अपन मान दें कि यार चलो गाड़ियों की वजह से प्रदूषण होता है, लेकिन अकेला कारण गाड़ियां नहीं है। अक्सर एक अपन को आसान सी कहानी सुनाई दी जाती है कि गाड़ियां ही सबसे बड़ा कारण है, लेकिन ये एक सच का हिस्सा है, पूरा सच नहीं है। अगर पूरा सच आप देखोगे तो बाहर प्रदूषण केवल 30 से 35% इसके लिए जिम्मेदार है। डीजल वाहन हो गए, ट्रैफिक जाम, पुराने इंजन, ये योगदान जरूर देते हैं इसमें, लेकिन पूरी तरह ये सच नहीं है कि अपन गाड़ियों के ऊपर सारा कुछ रख दें। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन होता है कंस्ट्रक्शन और धूल, जो मेजर कंट्रीब्यूटर माना जाता है इसमें। सीपीसीबी के अनुसार, सीपीसी ने यह भी बताया कि दिल्ली में खुले निर्माण स्थल और धूल नियंत्रण की कमी प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत है। यानी कि लगातार और अनाधुंध हो रहा निर्माण, लगातार बन रही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन नियम सिर्फ कागज पर है, जमीन पर नियम नहीं उतारे जाते। इसके बाद एक थोड़ा सा दिवाली के बाद यानी अक्टूबर के बाद जब पराली जलाई जाती है, पराली को सच और झूठ के बीच हर साल फंसा दिया जाता है। हर साल अक्टूबर में पराली को विलेन बना दिया जाता है। लेकिन सोचिए अगर पराली ही बचे तो मार्च अप्रैल में दिल्ली की हवा खराब क्यों रहती है? जबकि सच ये है कि पराली सीजनल फैक्टर है, दिल्ली का प्रदूषण स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। दिल्ली का प्रदूषण रियल में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। क्यों? अरावली और भूगोल को आप देखिए, इसको अनदेखा कर दिया। अरावली और भूगोल का अनदेखा सच आप जानोगे तो आपको समझ में आएगा। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति इसे और ज्यादा भयावह बनाती है। अरावली पर्वतमाला है, थार मरुस्थल की धूल रोकती है, हवा की दिशा को नियंत्रित करती है। नेचुरल जो बैरियर है, जो पेड़ पौधे हैं, वो एक बैरियर का काम करते हैं इसको रोकने के लिए। लेकिन जब अरावली में कटाव होता है, जंगल कमजोर होते हैं, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन बढ़ता है, यानी कि लगातार कंस्ट्रक्शन चलता है और माइनिंग होती रहती है, तो धूल और प्रदूषक जो सीधे होते हैं वो एनसीआर में घुस जाते हैं। यानी अरावली का कमजोर होना दिल्ली की हवा को कहीं ना कहीं सीधा प्रभावित करता है और इसके लिए जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी लेने से लगातार बचते रहे हैं। अब बात आती है राजनीति, बयान और जिम्मेदारी पे कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लगातार जब एक्यूआई बढ़ता है तो जो भी मुख्य मुख्य दल है, विपक्षी पार्टियां हैं या फिर सत्तारूढ़ जो दल है, वो एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं लगातार। लेकिन दिल्ली प्रदूषण पर हर साल अलग अलग कोई नेता कुछ बयान दे रहा है, विपक्षी पार्टी कुछ बयान दे रही है। लेकिन हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता के एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मीम्स बने। मतलब एक सीएम लेवल का जो नेता है, सीएम लेवल के नेता को एक्यूआई का असली मतलब नहीं पता। उनके बयान का सार भी लोगों ने यही निकाला। प्रदूषण में जनता की भी भूमिका है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि प्रदूषण में जनता की भी भूमिका है। यह बात आंशिक रूप से सही है, जनता को यह बात स्वीकारनी भी पड़ेगी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता जिम्मेदार है तो नीति कौन बनाएगा, इन्फोर्समेंट कौन करेगा, शासन को लागू कौन करेगा, इसमें कमी कौन लाएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कौन करेगा। यही वो जगह है जहां बयान खत्म होते हैं और सिस्टम की असली परीक्षा शुरू होती है। इसके दुष्प्रभाव भी इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, दिल्ली रहने लायक बचेगी या नहीं बचेगी, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। अब इसकी कीमत कौन चुका रहा है, ये भी हमें जानना चाहिए। दिल्ली का प्रदूषण बच्चों का बचपन छीन रहा है, बुजुर्गों की सांस छीन रहा है और आम आदमी की सेहत धीरे धीरे छीनता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ इसे साइलेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहता है, यानी कि साइलेंट किलर एक तरीके से, कि ये तुरंत तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके इसके कितने नुकसान होंगे ये कहा नहीं जा सकता। ये एक इमरजेंसी है जो धीरे धीरे मारती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती। अब इसका समाधान भी होना चाहिए। इतना कुछ अगर दिल्ली के अंदर हो रहा है जो नेशनल कैपिटल है, तो इसका समाधान भी होना बहुत जरूरी है। क्या सच में कुछ समाधान हो सकता है? लेकिन समाधान केवल कागजों पे या फाइलों में होने से समाधान नहीं होगा। उन्हें केवल फाइलों में नहीं, जमीन पर उतारना होगा। गवर्नमेंट जो भी नियम बनाती है, थोड़े से नियम सख्त करने होंगे और उनको जमीन पर उतारना बेहद जरूरी है। अब इन समाधान अपन जान लेते हैं कि कौन कौन से समाधान इसके किए जा सकते हैं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रियल एक्सप्रेशन है ना, कंस्ट्रक्शन पर जीरो टॉलरेंस एनफोर्समेंट, अरावली और ग्रीन जो बफर्स हैं उनका संरक्षण किया जाए। डाटा बेस्ड पॉलिसी बने, ब्लेम बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं किए। ये सबसे बड़ी बात है कि डाटा बेस्ड पॉलिसी बनाए, ब्लेम बेस्ड पॉलिटिक्स ना करें। क्योंकि अगर इनको सत्तारूढ़ दल को पूछा जाता है तो वो पूर्व सरकार पे रख देते हैं, और पूर्व सरकार वालों से अब पूछा जाता है तो वो इनके ऊपर रख देते हैं, तो कोई एक क्लियर जवाब नहीं मिलता, क्लियर नीति नहीं बनती। तो ये दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब रीजनल अप्रोच है, दिल्ली इसमें अकेली तो नहीं है। दिल्ली के आसपास बसने वाले दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, तो इन सबसे मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो ये सबको अगर शामिल हो गया और सब लोग सम्मिलित हो गए अगर इसके लिए प्रयास करेंगे, तो शायद दिल्ली को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। अब आखिरी सवाल ये आता है कि हर साल मीटिंग्स होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, इसके लिए प्रयास भी किए जाते हैं, दोषारोपण भी एक दूसरे पे किया जाता है, लेकिन हवा वही की वही रहती है। क्यों नहीं हवा बदलती? अगर ये वास्तव में ही ईमानदारी से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं तो दिल्ली की हवा क्यों नहीं बदलती? क्या हम इसे ठीक करने की राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा रखते हैं? दिल्ली की हवा राजनीति का मुद्दा नहीं, जीने का सवाल है। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं है, हम सबका है, हम सब इससे जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हूं फैक्ट पिंच और यहाँ शोर नहीं, सवाल पूछे जाते हैं।